हेलो, लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का वेलकम करता हूं। और जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का प्रीवियस ईयर के बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको करवा रहा था, उसमें आज का सेकंड वीडियो है और यही इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। फर्स्ट वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था उसके बाद में आज मैं न्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। बेटा 2016 से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2015 तक के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। अच्छे से देखना है, नोट्स बनाना है और चीज़ों को नोट्स बना के भी लिखते रहना है, क्योंकि बेटा ये कहीं ना कहीं चैप्टर में मुझे एक चीज़ महसूस हुई है कि आपकी ये जो बोर्ड की क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, तो नया पेपर तो आने वाला नहीं है, वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पेपर है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका काम हो जाएगा और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस चैप्टर में से। जो 6 नंबर का चैप्टर है आपके पूरे में से पूरे नंबर ये 2 वीडियो देख लो, कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। बेटा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सेथ-जेप का नियम क्या है? क्वेश्चन है सेथ-जेप का नियम, सेथ-जेप का नियम क्या है? सेथ-जेप का नियम क्या है? और आगे बोल रहा है 2 ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। और ये क्वेश्चन आया आपके 2016 में आया और कितने मार्क्स का आया? आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया। तो ध्यान से देखना है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, सेथ-जेप का नियम भी समझाऊंगा और पहले आपको समझाऊंगा 2 ब्रोमोपेंटेन में विलोपन अभिक्रिया कैसे होती है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, 2 ब्रोमोप्रोपेन में पेंटेन में विलोपन अभिक्रिया कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको 2 ब्रोमोपेंटेन बनाना है। यह आपका CH3, ये CH, ये Br, ये CH2, ये CH2 और ये आपका CH3। इस बंदे को बोला जाता है 2 ब्रोमोपेंटेन। कैसे बनाओगे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये नंबर 5। तो ये आपका 2 पे ब्रोमो है। सॉरी बेटा, यहां से नंबरिंग इधर से नहीं करोगे, नंबरिंग यहां से करोगे आप। 2 पे है ना, 1 2 3 4 और ये 5। तो ये आपका हो जाएगा 2 ब्रोमोपेंटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन बोल दो। तो जब आपकी विलोपन अभिक्रिया की बात आ जाती है तो जो एल्किल हैलाइड होता है उसका एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन की जाती है। KOH आपको कौन सा लेना है? एल्कोहलिक KOH लेना है। और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो मैं आपको ध्यान से बता दूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि अगर एल्किल हैलाइड और एल्कोहलिक KOH हो तो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है, या इसको बीटा हाइड्रोजन विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हो, क्योंकि जो अल्फा कार्बन होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं और उसके बगल वाले को कहा जाता है बीटा। ये बगल वाला कार्बन है बीटा। तो अल्फा से तो हेलोजन निकलती है इसमें और बीटा से हाइड्रोजन निकलती है। बीटा से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, इसलिए इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहा जाता है या वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि बीटा से तो हाइड्रोजन निकलता है और अल्फा कार्बन से हेलोजन निकलता है, इसलिए वी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। और एल्किल हैलाइड जो एल्किल हैलाइड होता है वो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करता है। तो निकालिए, पहले मेरे पास इसको मेन बीटा मानता हूं। तो बेटा जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? सर यहां से अगर आप हाइड्रोजन का विलोपन करोगे तो ये CH2, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा क्योंकि यहां से निकल गया CH, और ये आपका CH2, ये आपका CH2 और ये आपका CH3। और बाहर क्या निकल जाएगा? सर K लेके चला जाएगा, Br को बाहर निकल जाएगा, एक तो KBr और एक H और एक ये OH, मतलब क्या बाहर निकल गया? H2O बाहर निकल गया। ये एक एल्किन बनी 1 2 3 4 और ये 5। इसको क्या बोलोगे? सर पेंट 1 इन। ये पेंट 1 इन बन जाएगी क्योंकि 1 पे ना, ये पेंट 1 इन ये आपकी बन गई पेंट 1 इन। एक क्या बनेगी बेटा? सेकंड ध्यान से देखना कि सर अब की बार क्या करना है, इसको आपने पहले बीटा मान लिया तो अब बीटा इस रिएक्शन को मानो, बीटा इस रिएक्शन को मानना है और बीटा इस रिएक्शन को मानना है। तो यहां से देखो, इससे H निकालो तो ये CH3,
ये अल्फा से यहां निकल गया CH, अल्फा से Br निकल जाएगा, तो यहां से हाइड्रोजन का विलोपन कर दो तो ये CH, और आगे क्या आएगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये CH2, और फाइनली लास्ट में ये बच जाएगी CH3। अब इसका अगर आप नोमेनक्लेचर करते हो IUPAC नोमेनक्लेचर, तो डबल बॉन्ड को हाँ नहीं, तो बेटा ये तो सर थे, तो इधर देखो बेटा ध्यान से, क्या करना है, ये 1, ये 2, ये 3, थोड़ा इसका नोमेनक्लेचर ध्यान से देखना, इसका नोमेनक्लेचर ध्यान से देखना बेटा। आपको क्या करना है, इस वाले कार्बन को 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, तो ये 5 हो गए, तो इसका नामकरण क्या करोगे सर, 5 को बोलो पेंट, और ये डबल बॉन्ड में 2 और ये इन, पेंट टू इन। तो एक तो आपका जब 2 ब्रोमोपेंटेन का आपने विलोपन किया, विलोपन अभिक्रिया की एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में, तो एक एल्किन बन गई पेंट 1 इन और एक बन गया पेंट 2 इन। ये तो विलोपन हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन का। पर सेतजेब का नियम क्यों आता है? सेतजेब का नियम तभी आता है जब कोई आप किसी एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में बीटा विलोपन अभिक्रिया करते हो या वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करते हो, तो बेटा अगर आपको 2 से अधिक या 2 एल्किन प्राप्त हो जाती है या 2 से अधिक प्राप्त हो जाती है, तो आप क्या देखोगे कि कौन सी अधिक मात्रा में बनी है और कौन सी कम मात्रा में बनी है। इसका निर्धारण करने के लिए कौन आया? सेतजेब भैया है, और इसी कारण सेतजेब का नियम यहां पर दिया गया है और ये आपको सेतजेब का नियम बताएगा। तो थोड़ा देखना बेटा, सेतजेब का नियम ध्यान से देखना। सेतजेब का नियम क्या कहता है उसको अच्छे से देखना। सेतजेब का नियम, सेतजेब का नियम क्या कहता है? सेतजेब का नियम, ये सेतजेब का नियम क्या कहेगा बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से समझना है। सेतजेब का नियम बहुत अच्छे से समझना है बेटा, सेतजेब का नियम, क्योंकि ये यार काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सेतजेब के नियम को मैं बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपको समझाने वाला हूं। आप वीडियो में बना रही है और बेटा आप देखते रहिए। तो सेतजेब का नियम क्या किया जाता बोलता है बेटा ये कि एल्किल हैलाइड का विहाइड्रोहेलोजनीकरण करने पर, विहाइड्रोहेलोजनीकरण एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में, एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में, डायरेक्ट OH लिख दो और एल्कोहलिक लिख दो। एल्कोहलिक OH की उपस्थिति में करने पर, की उपस्थिति में करने पर, उपस्थिति में करने पर 2 या 2 से अधिक एल्किन बनती है, 2 या 2 से अधिक एल्किन बनती है, 2 या 2 से अधिक एल्किन बनती है, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है, वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विआबंधित कार्बन से अधिक संख्या में, एल्किल समूह जुड़े होते हैं, अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े होते हैं, और इसे सेतजेब का नियम कहा जाता है। इसे सेतजेब का नियम कहा जाता है।
तो सेट-जेब का नियम आपको क्या बोलता है प्यारे भाइयों कि अगर आप किसी एल्किल हैलाइड का वीआईड्रो हैलोजनीकरण करते हो एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो अगर एल्किन 2 या 2 से ज्यादा बन जाए तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसमें द्विआबंधित कार्बन से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े होते हैं, और इस भैया को क्या बोला जाता है? सेट-जेब का नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सेट-जेब का नियम बोला जाता है। और आपको अच्छे से एग्जाम्पल से समझाने जा रहा हूं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले रहा हूं, यहां पर मैंने लिया CH3 CH, ये Br, ये CH2 और ये आपका CH3। इस भाई को क्या बोलोगे सर? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये आपका 2 ब्रोमो ब्यूटेन, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन है। अगर इसकी रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराओगे? KOH के साथ। और कौन सा KOH? एल्कोहलिक KOH के साथ। तो कैसे क्या होता है थोड़ा ध्यान से देखना। क्या होता है बेटा? यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर कुछ इस प्रकार की रिएक्शन चलेगी, और रिएक्शन चलेगी तो 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। 2 उत्पाद कौन से प्राप्त होंगे? पहले आप इसको एल्फा कार्बन बोल सकते हैं, यह आपका बीटा, और इसके बगल वाला ये भी बीटा हो गया। तो पहले आप क्या करो, एल्फा से Br निकालो और K के साथ भेज दो, क्या बन जाएगा? KBr। OH बचा, अब इस बीटा से H निकालो, उस OH बचा, H और OH मिलकर क्या बन गया? H2O। तब आपको कितनी एल्किन प्राप्त हुई कि सर पहली जो एल्किन प्राप्त होगी हमें, अगर इससे H निकालते तो यहां पर ये CH2, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये CH2 और ये आपकी CH3, ये बन गई। अगर इसका नामकरण किया जाए, इसका IUPAC नामकरण, तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, क्या नाम बना सर? यहां पर बन जाएगा ब्यूट 1इन, ये ब्यूट 1इन बन गया। सर एक और बन सकती है? बिल्कुल बेटा, एक और बन सकती है। कैसे? दूसरी जो एल्किन बनेगी, प्लस लगा कि आप दूसरी एल्किन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, दूसरी एल्किन कैसे बनेगी थोड़ा ध्यान से समझिए। अब की बार में इसको बीटा नहीं मान रहा, ये CH3, अब की बार इस वाले बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन नहीं हो रहा, तो ये आपका CH3, ये CH, अब की बार यहां से निकला तो यहां डबल बॉन्ड CH और ये CH3। ये दूसरी जो एल्किन प्राप्त हुई आपको कौन सी हुई? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जो प्राप्त हुई ब्यूट टू इन। ये तो आपने विहाइड्रोहेलोजनीकरण को समझा यहां तक तो, लेकिन सेट-जेब का नियम अप्लाई होगा अभी इन पे। कैसे अप्लाई होगा कि सर अगर 2 एल्किन प्राप्त हो जाती है, आप अगर विहाइड्रोहेलोजनीकरण करते हो एल्किल हैलाइड का, तो वह एल्किन अधिक मात्रा में बनती है जिसके द्विआबंधित कार्बन से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े होते हैं। अब आप मुझे ये बता दो भाई, मजा तो आ रहा है ना आपको? 100% आएगा बेटा, बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको ना। तो यहां पर बेटा एक तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। अब आप लोग मुझे बता दो, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पीछे कोई एल्किल समूह नहीं है, और इधर कितना है सर? एक है। कौन सा है? एथिल वाला समूह है, तो इसमें एल्किल समूह कितना है? एक। और इसमें सर एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है और एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये है। इसमें एक एल्किल समूह इधर है और एक एल्किल समूह इधर है, तो एल्किल समूह इसमें कितने हैं? 2। तो किसमें द्विआबंधित कार्बन से अधिक संख्या में एल्किल समूह जुड़े हैं सर? ब्यूट टू इन से। तो ये आपकी अधिक मात्रा में बनेगी, ये आपकी अधिक मात्रा में बनेगी, और ये आपकी कम मात्रा में बनेगी, ये आपकी कम मात्रा में बनेगी। ये है आपका सेट-जेब का नियम। सेम टू सेम उस नियम को यहां अप्लाई कर सकते हो कि सर यहां पर पीछे एक भी एल्किल समूह नहीं है, इसमें सर कितना है? एक है, नॉर्मल प्रोपिल वाला। इसमें सर एक इससे एथिल है और एक इधर भी, ये आपका CH3 है, CH3। एक इधर है सर मेथिल, इधर है एक। तो ये देखो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन कौन कौन से हैं? इसमें एक तो डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। तो इधर एक मेथिल है, एक मेथिल इधर है, तो इसमें एल्किल समूह कितने? 2 है। और इसमें थोड़ा ध्यान से देखना, एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। इधर एक भी नहीं है, इधर एक है प्रोपिल वाला। इसमें कितना एल्किल समूह है? एक है। तो ये अधिक मात्रा में नहीं बन रही, कैसे बनेगी? क्योंकि एक कम एल्किल समूह जुड़े तो कम मात्रा में बनती है, ज्यादा एल्किल समूह जुड़े हैं तो ये अधिक मात्रा में बनती है। ये है आपका सेट-जेब का नियम, ये है आपका बेटा सेट-जेब का नियम। तो बताइए सेट-जेब के नियम में ये बीटा विलोपन अभिक्रिया में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा जानदार क्वेश्चन है बेटा कि एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, क्यों? समझाइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा बस यहां ध्यान से देखना है और ध्यान से देख के आपको अच्छे से समझना है।
अच्छे से समझना है बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है क्वेश्चन कि एरिल एलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। क्यों? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस बार आने के पूरे चांस होते हैं। क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये देखो बेटा, होते हैं क्यों? अब इसके दो कारण हैं। आप इतना तो समझ गए होंगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होता है एक नाभिक स्नेही अंदर जाए और एक नाभिक स्नेही बाहर आए। जो बाहर जाता है उसको अवशिष्ट समूह कहा जाता है। इसके दो कारण हैं। पहला जो प्रभाव होता है वो अनुनाद प्रभाव होता है। पहला जो कम क्रियाशील होते हैं ना, उसका पहला प्रभाव क्या रहेगा? अनुनाद प्रभाव। थोड़ा ध्यान से देखना, अनुनाद प्रभाव क्या होता है कि ये जैसे आपके पास में एरिल एलाइड है, ये डबल बॉन्ड और यहां पर जैसे मैं फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, ये 2 और 2 4 और ये आपके पास में ये 2 और 2 4 2 6 और 1 7 हो गए। क्लोरीन के पास 7 ही होते हैं वैलेंस सेल में, तो ये 2 2 4 2 6 और एक इधर बॉन्ड में है। ये देखो ये पूरे 8 कर रखे इसने। ये आपका क्लोरोबेंजीन है, तो क्लोरोबेंजीन में ये जो क्लोरो समूह होता है ना, ये क्या करता है? इस बेंजीन वाले को इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देता है। ये क्या है? बेंजीन वाले के साथ में इलेक्ट्रॉन युग्म करके सहयुग्मन में आ जाएगा। और यहां पर बेटा, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना, ये डबल बॉन्ड क्लोरीन ने कितने लोन पेयर का दान किया? केवल 1 का, तो 2 और 2 4 तो बचेंगे और क्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा। यहां पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। यहां पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड यहां पर बन गया, तो इसको हटाना है बेटा, क्योंकि ये बॉन्ड है, ये पीछे खिसक जाता है, यहां पर आ जाता है आपका लोन पेयर, ये वाला। अब आगे क्या होगा? आगे ऐसा होगा कि अब ये घूमने लग जाएंगे। लोन पेयर का मतलब, अनुनाद का मतलब ये होता है पाई इलेक्ट्रॉन चक्करण करेंगे अब। तो ये आपका यहां पर जो ये लोन पेयर था, अब वो यहां आ जाता है। और बेटा ये बॉन्ड है, ये पीछे खिसक जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पर ये डबल बॉन्ड रहेगा ये क्लोरीन पे, ये 2 2 4 और इस पे आ गया फिर से प्लस चार्ज। आगे क्या होने वाला है कि अभी आगे घूमेंगे तो बेटा थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे ही आगे घूमा तो यहाँ आ गया लोन पेयर, ये बॉन्ड पीछे खिसक जाएगा, ये बॉन्ड पीछे खिसक जाएगा, ये डबल बॉन्ड और ये Cl, ये 2 और 2 4। फाइनली क्या हो जाएगा सर? फाइनली ये हैं वो यहाँ चले जाएंगे और बेटा ये आपका ये वाला बॉन्ड है वापस इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये लोन पेयर वापस चले जाएंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड, ये 2 4 और ये 2 6। एक्चुअली में आपने क्या देखा सर? एक्चुअली में हमने ये देखा कि ये अनुनादी संकर बना रहा हूं। एक्चुअली में देखा कि सर ये जो पाई बॉन्ड होते हैं चारों ओर घूमते रहते हैं और यहां पर सर सिंगल बॉन्ड नहीं होता, यहां पर सर एक्चुअली में डबल बॉन्ड होता है। अब एक चीज बताओ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि क्लोरीन चला जाता आसानी से बाहर और एक नाभिक स्नेही दूसरा के यहां जुड़ जाता, ये Cl- के रूप में बाहर चल जाता। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर बेटा जो क्लोरो हेलोजन समूह होता है वो बेंजीन बनने के साथ में यहाँ पर आंशिक द्विबंध का लक्षण आ रहा है, नहीं आ रहा? दिखने में तो आपको वास्तव में तो एकल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड, लेकिन है कौन सा वहां पर? है वहां पर डबल बॉन्ड। तो इसका कारण आप अच्छे से दे सकते हो कि जब डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड मजबूत हो गया सर और डबल बॉन्ड बन गए। पहले एक बॉन्ड था फिर एक और बॉन्ड आया, तो जब पहले एक ही बॉन्ड था तो आसानी से टूट रहा था, तो Cl- आसानी से बाहर निकल रहा था। लेकिन अब एक और नया बॉन्ड बन रहा है, एक्चुअली में तो 2 बॉन्ड है ना वहां पर, दिखने में एक दिखता है लेकिन होने में कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पर अनुनाद के कारण द्विबंध का लक्षण आ जाता है, इस कारण ये इसका नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं हो पाता है। तो पहला कारण ये बता देना कि एरिल एलाइड में, ऐसे लिखना बेटा थ्योरी, एरिल एलाइड में हेलोजन परमाणु बेंजीन वाले के साथ
अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण, अनुनाद के कारण सयुग्मन में, सयुग्मन में, सयुग्मन में होता है, जिससे जो ये CX बॉन्ड है, ये वाला कार्बन और हेलोजन, जिससे ये जो CX बॉन्ड है, हेलोजन को X बोल सकता हूं ना, जिससे CX बॉन्ड में, CX बंध में आंशिक द्विबंध का लक्षण आ जाता है, आंशिक द्विबंध का, आंशिक द्विबंध का लक्षण आ जाता है, लक्षण आ जाता है, लक्षण आ जाता है। अतः एरिलेलाइड, अतः एरिलेलाइड, एरिलेलाइड नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। नाभिक से नहीं, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति, अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। एक कारण तो आप ये बता सकते हो, कम क्रियाशील होते हैं, जबकि बेटा जो आपके आरएक्स होते हैं ना, उनमें आसानी से नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन हो जाता है, क्योंकि वहां पर अनुनाद नहीं होता है। तो एल्किल हैलाइड की तुलना में एरिलेलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील होते हैं। इसका एक मुख्य कारण है कि जो CX बॉन्ड है उसमें अनुनाद के कारण सयुग्मन हो जाता है और बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। जो आंशिक द्विबंध हो गया तो बेटा वहां से हेलोजन परमाणु मतलब नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन आसानी से नहीं होगा और इस कारण ये कम क्रियाशील होते हैं। एक तो आप अनुनाद का कारण बता सकते हो। दूसरा जो कारण होता है वो संकरण होता है बेटा, संकरण। दूसरा कारण होता है संकरण। अब पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, थ्योरी कैसे लिखनी होती है वो मैं आपको अलग से समझाऊंगा। तो संकरण वाला कॉन्सेप्ट समझना बेटा। संकरण आप जानते हो 3 प्रकार के संकरण मुख्य हैं, sp3, sp2 और sp। अब थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें S% के लक्षण देखता हूं मैं, X% लक्षण। तो यहां पर कितने हैं कि सर टोटल परसेंटेज 100 होती है, उसमें 3 तो पी के हैं और एक भाग किसका है, एस का है, मतलब सर 25%। इसमें सर S% लक्षण कितने हैं सर, दो तो पी का भाग है और एक किसका है, एस का है। मतलब बेटा यहां पर हो गए लगभग 33.33%, लगभग। और यहां पर सर 50%, यहां पर बेटा 50%। ये तो sp3 संकरण में S% लक्षण है 25%, sp2 संकरण में 33.33% और sp में आधा उसका आधा इसका, मतलब 50% S% लक्षण है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट क्या काम आ रहे हैं आपको अच्छे से समझना है बेटा। जो किसी भी कार्बन परमाणु की जो विद्युत ऋणता होती है ना, विद्युत ऋणता वो समानुपाती होती है S% लक्षण के, S% लक्षण के वो समानुपाती होती है। अगर ये बढ़ती है, S% लक्षण ज्यादा होता है, S% लक्षण ज्यादा होता है, तो यहां पर भी विद्युत ऋणता भी उस कार्बन परमाणु क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि S% लक्षण विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है। अब एल्किल हैलाइड में यहां पर देखो, एल्किल हैलाइड में जैसे ये CH3 ये Br लिखा और एक ये लिखा C6H5 और Br, तो ये जो हेलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा ना, इसमें तो sp2 संकरित रहता है, इसमें sp3 रहता है। ये तो समझा रहा हूं मैं, अभी लिखना क्या है। तो एक चीज बताओ आप, यहां पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में जो विद्युत ऋणता का डिफरेंस है और यहां पर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में विद्युत ऋणता का डिफरेंस है, तो यहां डिफरेंस क्या है, यहां सर En का डिफरेंस है ना, En का डिफरेंस, अंतर En का डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा है। मतलब यहां पर जो कार्बन और ब्रोमीन है उसमें विद्युत ऋणता का डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि इसमें S% लक्षण कम है और S% लक्षण कम है तो इस कार्बन की विद्युत ऋणता भी कम है। अगर इसकी कम है तो हेलोजन की तो ज्यादा है ना, मतलब ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। लेकिन इस कार्बन की विद्युत ऋणता इसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा हो गई, तो यहां पर ब्रोमीन और इस कार्बन की विद्युत ऋणता लगभग सिमिलर हो गई, तो उसकी तुलना में तो बेटा यहां पर बॉन्ड है वो लेट टूटेगा।
लेट टूटेगा, और बॉन्ड अगर लेट टूट रहा है तो नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन भी आसानी से नहीं हो रहा है। तो आपको बताना क्या है, आपको यह चीज समझाना है कि जो एरिल एलाइड होते हैं, ये संकरण के कॉन्सेप्ट में ये जवाब देना है आपको कि एरिल एलाइड होता है, एरिल एलाइड में हेलोजन परमाणु, एरिल एलाइड में हेलोजन परमाणु, एरिल एलाइड में हेलोजन परमाणु जिस कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, 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 जुड़ा होता है, कोमा sp2 संकृत होता है, sp2 संकृत होता है, जिसके कारण एल्किल एलाइड, और एल्किल एलाइड में बेटा, एल्किल एलाइड में CX बंध जो होता है, तो यहां पर आप ऐसा ही जवाब दो, जिसके कारण एरिल एलाइड में जो CX बंध होता है, CX बंध में विद्युत ऋणता का अंतर कम हो जाता है, विद्युत ऋणता का अंतर कम हो जाता है, विद्युत ऋणता का अंतर कम हो जाता है। अतः CX बंध का विदलन, CX बंध का विदलन आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। आसानी से नहीं होता है। आप ऐसे समझा सकते हो कि सर ये जो बॉन्ड है, इधर देख लो बेटा, यहां पर ये बॉन्ड है, इसमें कार्बन है, ये sp2 संक्रिति तो है, और मैंने बोल दिया जिसमें S% लक्षण ज्यादा होंगे। अब इसकी जो एल्किल एलाइड होता है उसमें तो sp3 होता है, और यहाँ पर sp2 होता है, इसमें S% लक्षण एल्किल एलाइड में ज्यादा है, और S% लक्षण अगर ज्यादा है तो विद्युत ऋणता उस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की विद्युत ऋणता, इस वाले कार्बन की विद्युत ऋणता एल्किल एलाइड की तुलना में ज्यादा होगा। अब कार्बन ऋणता बढ़ रही है, मतलब इनकी दोनों के बीच में जो विद्युत ऋणता का डिफरेंस है, वो डिफरेंस कम हो रहा है। अगर डिफरेंस कम हो रहा है तो बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं ना बेटा, विद्युत ऋणता का डिफरेंस होता है, इसी तो कारण बॉन्ड का विदलन होता है। तो यहाँ पर इस कार्बन की विद्युत ऋणता बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें एल्किल एलाइड की तुलना में, क्योंकि इसमें sp2 संक्रित होता है, तो एल्किल एलाइड की तुलना में एरिल एलाइड होते हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति कम क्रियाशील है। एक ही अनुनाद वाला कॉन्सेप्ट देना और एक ये विद्युत संकरण वाला कॉन्सेप्ट देना। संकरण वाला कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन तो आप बढ़िया मोस्ट लगा लो बेटा 2025 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है यार, मस्त क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो मैंने आपको कौन कौन सा तो पढ़ा दिया, एक तो सेथ जेब का नियम पढ़ा दिया इसमें, एक ये एरिल एलाइड वाला पढ़ा दिया। अगला जो क्वेश्चन है नेम रिएक्शन है, 2017 की क्वेश्चन आगे स्वाट अभिक्रिया है और एक सेंडमेयर अभिक्रिया है। स्वाट अभिक्रिया और सेंडमेयर अभिक्रिया रासायनिक समीकरण पूछ रहा है ये बंदा, तो बेटा ध्यान से देखना। पहले मैं आपको स्वाट अभिक्रिया बता देता हूँ, 2017 की क्वेश्चन स्टार्ट हो गई है। स्वाट अभिक्रिया, स्वाट अभिक्रिया की थ्योरी भी लिख दूंगा ताकि आपकी कंप्लीट हो जाए, आगे पीछे लिखनी है वो तो आगे पूछा गया है थ्योरी, तो फिर अभी करवा देता हूँ। स्वाट अभिक्रिया की थ्योरी क्या होती है थोड़ा ध्यान से देखना। क्लोरो, इसको थोड़ा पहले डिब्बे में बढ़िया शानदार तरीके से पैक कर देते ताकि आपको हाईलाइट हो जाता है थोड़ा सा, और तो क्या। ये स्वाट अभिक्रिया है। तो स्वाट अभिक्रिया क्या होता है थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्लोरो व ब्रोमो, क्लोरो व ब्रोमो एल्केन, क्लोरो व ब्रोमो एल्केन की क्रिया Hg2F SbF3 व AgF सिल्वर फ्लोराइड की उपस्थिति में कराने पर या के साथ कराने पर, उपस्थिति क्या लिखो AgF के साथ कराने पर
AgF के साथ कराने पर सिल्वर फ्लोराइड, AgF के साथ कराने पर फ्लोरोएल्केन, बनती है, फ्लोरोएल्केन बनती है। इसे स्वाट अभिक्रिया कहा जाता है, इसे स्वाट अभिक्रिया कहते हैं, इसे स्वाट अभिक्रिया कहते हैं कि क्लोरो व ब्रोमो एल्केन की क्रिया Hg2F SbF3 एंटामिनिफ्लोर ट्राइफ्लोराइड और AgF के साथ कराते हैं तो फ्लोरो एल्केन बनती है। याद रखना बेटा, इसका मेन पॉइंट ही यही है। फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि, फ्लोरो एल्केन बनाने के लिए उपयुक्त विधि, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्लोरो एल्केन बनाने की उपयुक्त विधि बताओ, फ्लोरो एल्केन बनाने की उपयुक्त विधि कौन सी है? स्वाट अभिक्रिया। होता क्या है इसमें, वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से। बोर्ड एग्जाम में तो ऐसे लिखना पड़ता है। अगर आपसे स्वाट अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण पूछे तो केवल रासायनिक समीकरण ही लिखनी है, पर मैं थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं क्योंकि आपके रिएक्शन भी रिपीट हो जाएगी ना। हाँ, आपको मैं बढ़िया बता रहा हूं ताकि आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए। अगर क्वेश्चन में रासायनिक समीकरण पूछ रहा है तो ओनली आपको रासायनिक समीकरण ही लिखनी है। मेरे भाइयों, मैं हूं आपके साथ, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ ही चिंता हरण नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, सरस्वती माता की कृपा है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का प्रेम है, और आपके प्यार प्रेम की वजह से बेटा आपको लगातार मेहनत करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पूरे दिन क्लासें लेते हैं, शाम को फिर से वीडियो बनाते हैं, ताकि जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमसे पढ़ना चाहते हैं और जो कुछ आगे बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में, उनके लिए हम बेटर कर सके। और एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन मिलता है बेटा, एक स्टूडेंट्स के लिए काम करके एक आनंद की अनुभूति होती है कि जो बच्चे बेचारे, कई जगह ऐसे हालात है अपने यहाँ पर राजस्थान में जहाँ पर स्कूल तो है लेकिन कई स्कूलों में टीचर नहीं है, कई जगह बायोमैथ की फैकल्टी है लेकिन वहाँ पर प्रॉपर टीचर नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जाजपुर है, जाजपुर में गवर्नमेंट स्कूल है, उस गवर्नमेंट स्कूल के बारे में आपको बताना चाहूँगा, वहाँ पर प्रॉपर एजी केमिस्ट्री का टीचर नहीं है। तो बेटा राजस्थान सरकार को सोचना चाहिए, तो अगर कई राजस्थान सरकार को ये सोचना चाहिए, अगर आप स्कूल में जैसे फैकल्टी जैसे स्ट्रीम दे रहे हो, बायोलॉजी स्ट्रीम दे रहे हो, मैथमेटिक्स स्ट्रीम दे रहे हो, एग्रीकल्चर स्ट्रीम दे रहे हो, तो मेरी राजस्थान सरकार से ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप कई स्ट्रीम दे रहे हो, कई सब्जेक्ट आप उस स्ट्रीम की सब्जेक्ट वहाँ पर है, तो प्रॉपर वहाँ पर एक टीचर होना चाहिए। क्योंकि देखो सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें बदलती रहती है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अच्छी सरकार है, मैं मानता हूँ। पहले भी सरकार ने काम किया और फिर यहाँ राजस्थान में तो क्या 5 साल में सरकार चेंज होती रहती है। लेकिन मेरी इस वाली सरकार से हाथ जोड़ के विनती यही है कि अगर कई स्कूल में अगर स्ट्रीम है, जैसे बायोलॉजी स्ट्रीम है, मैथमेटिक्स स्ट्रीम है, तो किसी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ रहा, उस बच्चे का फ्यूचर बिगड़ रहा है जिसने 12th में एक नया सपना देखने के बारे में सोचा था। उसने बायोलॉजी क्यों ली, उसने मैथमेटिक्स क्यों ली, उसने बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इसलिए ली कि वो आगे जाके इंजीनियर बने, आगे जाके डॉक्टर बने, आगे जाके एग्रीकल्चर में कुछ अच्छा साइंटिस्ट बने। अगर आप उस बेसिक स्टडी होती है वो 11th-12th को माना जाता है इन सब्जेक्ट्स के लिए। अगर 11th-12th में वहां पर एक प्रॉपर उनको गाइड करने वाला नहीं मिल पा रहा है, एक टीचर नहीं मिल पा रहा है, तो उनकी जो जड़ होती है, जो आधार होता है, साइंस का जो आधार है वो 11th-12th है। आप नीट का ले लो, IIT का ले लो, आप कोई सा भी कंपटीशन का एग्जाम ले लो, 11th-12th बेसिक है, NCERT बहुत बेसिक चीज है। अगर ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आ पा रही है तो बेटा मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन लोगों का फ्यूचर कैसे बनेगा, इन लोगों के साथ क्या होगा, ये कैसे अपने आधार को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तभी तो आज बेरोजगारी देख लो आप, बहुत तगड़ी बेरोजगारी फैल रही। इसका कारण क्या है कि जो युवा है वो पहले जो उनका जो फाउंडेशन होता है वो काफी वीक रह गया। तो मैं राजस्थान सरकार से एज ए टीचर, एज ए ट्यूटर, मैं एक ही बात करना चाहूँगा, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ राजस्थान में, वैसे हमारे भजन लाल जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री है, उन्होंने काम कर रहे हैं और उनसे पूरी जनता को उम्मीद है, तो मेरे को भी यही उम्मीद है। एज ए टीचर मैं यही कहना चाहूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ अगर मान लीजिए जहाँ पर स्ट्रीम है लेकिन वहाँ पर फैकल्टी नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप राजस्थान के मुखिया हो,
आप इस राजस्थान को कंट्रोल कर रहे हो, तो वहां पर कम से कम जो बेसिक नीड होती है, एजुकेशन बेसिक नीड में आती है, तो वो पूरी हो और एक स्टूडेंट का कोई नुकसान ना हो, अच्छा फ्यूचर बने। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाइए, ताकि बेटा वो देखेंगे ना तो उनको लगेगा कि यार वास्तव में ऐसे राजस्थान में ऐसे हालत है। तो अपन आगे स्टडी करते हैं, आगे चलते हैं। बात आ गई इसलिए मैंने बता दिया। तो क्लोरो व ब्रोमो एल्केन की क्रिया Hg2F SbF3 AgF के साथ कराने पर फ्लोरो एल्केन बनती है, इसे स्वाट अभिक्रिया कहते हैं। और ये फ्लोरो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सबसे उपयुक्त विधि है। तो मैंने क्या लिया, यहां पर पहले क्लोरो ले लो, बोले आप क्लोरो लेना चाहो तो बेटा, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर आप RBr की क्रिया, ये ब्रोमो एल्केन ही है, R तो चेंज हो सकता है ना, ये ब्रोमो एल्केन है, और ब्रोमो एल्केन की क्रिया आप किससे करा दो, HgF के साथ। थोड़ा गर्म कर दो बेटा इसको, अगर गर्म करोगे तो AgBr श्वेत अवशेप के रूप में बाहर निकल जाएगा, और आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर RF, और ये AgBr का आपके अवशेप बन जाएगा, और ये आपकी फ्लोरो एल्केन प्राप्त हो गई। ये फ्लोरो एल्केन आपकी प्राप्त हो जाएगी। सेम यहाँ पर Br की जगह आप क्लोरो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप क्लोरो या ब्रोमो एल्केन दोनों लिख सकते हो। क्लोरो लो तो बेटा इसकी जगह Br की जगह क्या जाएगा, Cl, और अब बाकी रिएक्शन ऐसे ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CH2 और Br, इसको क्या बोलोगे सर, ब्रोमो एथेन। ये ब्रोमो एथेन ले लिया, और ब्रोमो एथेन की क्रिया AgF के साथ करा दिया। तो यहां पर गर्म करोगे, गर्म करोगे तो क्या बाहर निकल जाएगा सर, AgBr बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2 F बन जाएगा, और आपका क्या बाहर निकल जाएगा, AgBr बाहर निकल जाएगा। ये AgBr अवशेप के रूप में जम जाता है बेटा, और ये आपका बन गया फ्लोरोएथेन। क्या बन गया, ये फ्लोरोएथेन, ये आपका बन गया फ्लोरोएथेन। फ्लोरोएथेन बन गया ये। तो इस प्रकार आप ब्रोमोएथेन से फ्लोरोएथेन बना सकते हो, और इस रिएक्शन को बोला जाता है स्वाट अभिक्रिया। Br की जगह आप क्लोरो ले सकते हो, Br की जगह आप क्या ले सकते हो, क्लोरो ले सकते हो। तो ये फ्लोरो एल्केन बनाने की सबसे अच्छी विधि थी। उम्मीद करता हूं आपको पूरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ लेके जाता हूं मेरे लाडलो, आपको सेंडमेयर अभिक्रिया, जो बोर्ड एग्जाम 2017 में आई। नेक्स्ट रिएक्शन कब आई बेटा, बोर्ड एग्जाम 2017 में आई, और नेक्स्ट रिएक्शन आपको आएगी जो सेंडमेयर अभिक्रिया है वो भी आएगी। सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया कैसे नहीं आएगी, मेरे होते हुए आपको हर एक रिएक्शन आएगी। और ये वीडियो देखते जाओ, और आपकी एग्जाम की तैयारी जो मान लो रब बड़े बेटा, आपकी एग्जाम की तैयारी 100% हो सकती है। लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे जो भी वीडियो में डालता हूँ 3 अप्रैल तक, उनको देखते जाओ और नोट्स बनाते रहो, और उनको पढ़ो बार बार। आराम से आपके बेटा 56 में से 56 आ जाएंगे, अभी भी आ जाएंगे। मैं जो चीजें डाल रहा हूँ उन कंटेंट को देखो आप। तो बस अभी बहुत कुछ करने वाला हूँ, धीरे धीरे बोर्ड PYQ खत्म करवा दूँ, उसके बाद में और अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ, और एक एक्स्ट्रा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्यूशन आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें सारे MCQs वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब रहने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है। कई जगह इसको बेटा अलग तरीके से बताते हैं, मैं लेकिन डायरेक्ट में बता रहा हूँ कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लास ले रहा हूं मैं, क्लास ले रहा हूं मैं ऑनलाइन। बेंजीन डाइएजोनियम, डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड जैसे Cu Cl2 व क्यूप्रस ब्रोमाइड, Cu2Cl2 व क्यूप्रस ब्रोमाइड, Cu2Br2 की उपस्थिति में, की उपस्थिति में Cl2 या Br2 के साथ, Cl2 या Br2 के साथ क्रिया कराने पर
क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन बनती है, ब्रोमोबेंजीन बनती है, ब्रोमोबेंजीन बनती है। इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है, इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है, इसे सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। ये लिखना पड़ता है यार, अपन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई कंपटीशन नहीं है ये बोर्ड एग्जाम है और कंपटीशन में भी काम आएगी चीजें। तो सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है, सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। क्या करें बेटा, बोर्ड के जैसे पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि बोर्ड में अपने को अच्छे नंबर लाने हैं, इसलिए बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना होता है सारी चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको। तो आपको करना क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप सब जानते हो सर C6H5, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है सर, C6H5N2+ और Cl-, इसको बोला जाता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अगर आप क्या करते हो, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप ध्यान से देखना बेटा, इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर आप कराते हो, थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छे से समझा रहा हूं। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन यहां पर मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन के लिए आप ये चीनी यूज करो बेटा, ये वाला चीनी यूज करो, ये वाला यूज करो। अगर आप इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, दोनों चीजें बताऊंगा मैं आपको। अगर यहां पर आप लेते हो, जैसे यहां पर ये ले लेते हो Cu2 Cl2 और Cl2, तो यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां पर बन जाएगा C6H5 और ये Cl जाके बाद जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। और इसी की रिएक्शन अगर आप किसके साथ कराते हो, Cu2Br2, Cu2Br2 के साथ कराते हो, की उपस्थिति में Br2 के साथ कराते हो, तो C6H5Br बन जाएगा। इसको आप ब्रोमोबेंजीन बोलो, इसको क्या बोलोगे, ब्रोमोबेंजीन। और ये पूरी रिएक्शन है सैंडमेयर अभिक्रिया। ये पूरी रिएक्शन कौन सी भाई, सैंडमेयर अभिक्रिया, कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में Cl2 और Br2 के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनती है। इस रिएक्शन को सैंडमेयर अभिक्रिया कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या लाड लो, कोई नहीं सर, नो टेंशन वाली बात है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। उम्मीद करता हूं स्वाट अभिक्रिया भी आपको पूरी समझ में आई होगी और आपको सैंडमेयर अभिक्रिया भी पूरी समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, चलो इस वाले पेज के कंप्लीट क्वेश्चन हो गए बेटा, ये 2017 में यहाँ पर जो क्वेश्चन आए वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट पेज की तरफ आपको लेके चलता हूँ। नेक्स्ट पेज में जो भी क्वेश्चन होंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। अगला वापस पूछ रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। 2017 में भी आया और 2018 में भी 13 में भी आया। ये 2013 में भी पूछा गया है और 2017 में भी पूछा गया है। किस किस के बारे में पूछ रहा है ये पहला जो क्वेश्चन है ये पूछ रहा है फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है। 2019 में भी आया ये 2019 में भी आया। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया ये 2019 में भी पूछा गया। 3 जगह गया बेटा। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। तो फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया को समझिए, बने रहिए वीडियो में बेटा। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया, ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं मैं। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया को देखना आप, और उम्मीद है मुझे आपको सारी चीज समझ में आएगी। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया आपको 100% पूरी बात समझ में आएगी। ये तो देखिएगा, ये क्या हो जाता है कभी कभी, क्या ना चीजें सही नहीं हो पाती बहुत सारी। ये फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। तो फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया क्या होती है आप अच्छे से ध्यान से देखिए। वापिस ये इसकी मेन पॉइंट लिख देता हूं बेटा मैं। आयोडो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि, आयोडो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि, आयोडो एल्केन बनाने की उपयुक्त विधि है ये, बनाने की सबसे उपयुक्त विधि है ये। आयोडो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि पूछे तो कौन सी, फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया इसमें करते क्या है, थ्योरी भी लिखा रहा हूं मैं आपको, वही क्लोरो ले लो या ब्रोमो ले लो, क्लोरो या ब्रोमो।
क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया, क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में मेरे भाई, क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड NaI के साथ कराने पर, सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर, सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर, सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर, देखो जोश की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका जोश कम हो जाएगा तो बेटा देखना बोर्ड एग्जाम में ये लास्ट के दिन चल रहे हैं, तो सोडियम आयोडाइड के साथ कराने पर आयोडो एल्केन बनते हैं, आयोडो एल्केन बनती है, आयोडो एल्केन बनती है, आयोडो एल्केन बनती है। इसे फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है, इसे फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है, 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 फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया कहा जाता है। तो आयोडो एल्केन बनाने की सबसे उपयुक्त विधि फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। इसमें क्या करते हैं, ब्रोमो या क्लोरो एल्केन की क्रिया शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ करा देते हैं और बेटा यहाँ पर आयोडो एल्केन बनते हैं। और इसमें जो आपका बनेगा बेटा जो उप उत्पाद होता है वो अवसेप के रूप में जम जाता है, ताकि उत्पाद अच्छी तरह प्राप्त होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखना, जैसे मैंने लिया RCl और Cl की जगह Br भी लिख सकता हूं, सोडियम आयोडाइड के साथ करा दूंगा क्रिया, तो यहां पर शुष्क एसीटोन ले लेना, यहां पर आप क्या ले सकते हो, यहां पर आप ले सकते हो शुष्क एसीटोन, ये शुष्क एसीटोन ले लेना बेटा, यहां पर आपने लिखा शुष्क एसीटोन, ये शुष्क एसीटोन लिखा, शुष्क एसीटोन विलाय का काम करता है ये, यहां पर ये शुष्क एसीटोन लिया और यहां पर आपका क्या बन जाएगा Na, अगर Cl लोगे तो NaCl बाहर निकल जाएगा, NaCl जो कि अवसेप के रूप में जम जाता है बेटा। अवसेप वो पदार्थ होता है जो किसी विलयन में घुलता नहीं है और नीचे ठोस विलय के रूप में जम जाए, उसे अवसेप कहते हैं। तो अवसेप के रूप में Br आ जाएगा, अगर Br लोगे तो, और यहां पर आपका बन जाएगा Ri, जिसको आप क्या बोल सकते हो, आयोडो एल्केन, क्या बोल सकते हो, आयोडो एल्केन। तो ये आपका आयोडो एल्केन बन जाएगा। तो ये होती है फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया, जिसमें क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं तो आयोडो एल्केन प्राप्त होती है। और ये NaBr या NaCl होता है बेटा, ये अवसेप के रूप में नीचे की तरफ जम जाते हैं। एक कॉमन एग्जांपल आपको देके दिखाता हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने क्या लिया, यहां पर CH3 CH2 और ये Br ले लिया, ये सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दी, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दी, किसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराई, सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराई बेटा, किसकी उपस्थिति में, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन कराई। ये शुष्क एसीटोन लिख दिया, शुष्क एसीटोन, और शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन कराई तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा सर, CH3 CH2 और I बन जाएगा और NaBr अवसेप के रूप में चला जाता है और यह आपकी बन गई आयोडो सर, एक और दो कार्बन है, दो कार्बन को एथेन बोल देंगे सर, सिंगल बॉन्ड, इसलिए यह आयोडो एथेन बन गई। और ये थी आपकी फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया। उम्मीद है मुझे आपको फिंकेल-स्टाइन अभिक्रिया पूरी समझ में आ गई होगी, पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सर, पूरी एक एक चीज समझ में आ गई। 2019 और 2013 में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया, वही बेटा आप क्या आया, वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया। ये देखो मैं यहां पर बता देता हूं, कुछ क्वेश्चन मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में करवा दिए। 2019 और 2013 में वापस क्वेश्चन रिपीट हुआ है बेटा, वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया, वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया। और जिसको वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया के बारे में अच्छे से देखना है वो मैंने पढ़ा दिया, ये मेरा प्रीवियस वीडियो है, प्रीवियस वीडियो पहले का जो वीडियो है उस वीडियो में जाके आप देख लो, पहले की वीडियो में आप जाके अच्छे से देख लो।
आपको वुड्स फिटिंग अभिक्रिया के बारे में पूरा मिल जाएगा। मैंने पढ़ा दिया, दोबारा पढ़ा नहीं, यहाँ नीड नहीं है क्योंकि मैंने जस्ट अभी पढ़ाया है। ये पहले का इसका जो वीडियो है ना, जस्ट PYQ जाके सर्च करना लक्ष्य क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे, उसमें PYQ हेलो एल्केन और हेलो एरिन का पहला वीडियो है, उसमें मैंने वुड्स फिटिंग अभिक्रिया अच्छे से पढ़ा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, यह आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आपको दो चीजें दे रखी है और उपरोक्त अभिक्रिया ए और बी में किस प्रकार की न्यूक्लियोफाइल प्रतिस्थापन है, समीकरण ए तथा बी की क्रियाविधि में दो अंतर लिखिए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। क्वेश्चन यहां पर मैं लिख देता हूं। दो इक्वेशन आपको दे रखी है। एक इक्वेशन ऐसे दे रखी है आपको CH3OH, देख लेते हैं क्वेश्चन पूरा। CH3Br और KOH दे रखा है। अच्छा, ऐसे दे रखा है बेटा, CH3Br प्लस KOH और जलीय KOH दे रखा है। और आपको क्या बोल रहा है, जलीय KOH दे के आपको बोल रहा है कि यहां पर जो प्रोडक्ट बना रहा है वो प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है। प्रोडक्ट आपको दे रखा है, एक तो CH3, यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना, ये CH3, ये OH और प्लस KBr बाहर निकाल रहा है। एक इक्वेशन तो ये दे रखा है। दूसरी इक्वेशन आपको क्या दे रखा है सर, CH3, ये CH3, ये CH3 और ये वापस Br ही दे रखा है, वापस आपको KOH ही दे रखा है। क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है ना वैसे मैं आपको करा रहा हूं। ये जलीय KOH दे रखा है और बेटा यहां पर वापस आपका प्रोडक्ट बना रखा है। प्रोडक्ट क्या बना रखा है सर, CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और ये OH जोड़ रखा है और क्या बाहर निकाल रहा है KBr। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है वो आपको इन दोनों में से पूछ रहा है, ए और बी में किस प्रकार न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है, ऐसे पूछ रहा है वो। ए व बी में, ये तो क्वेश्चन है, ए व बी में किस प्रकार का, ये पहला क्वेश्चन है उसका। ए व बी में किस प्रकार का न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है समीकरण ए व बी की क्रियाविधि में दो अंतर लिखो। समीकरण ए व बी की क्रियाविधि में दो अंतर लिखो। दो अंतर लिखिए। तो आपको मैं बताता हूं, ये भी क्वेश्चन आया 2019 में आया बेटा, 2019 में भी आया ये क्वेश्चन। और कब आया 2019 के अलावा ये क्वेश्चन कब आया बेटा आपके, ये क्वेश्चन आया 2019 में भी आया है आपके, हाँ 2019 में, 2018 में आया ये क्वेश्चन, 13 में, 2019 में और 2013 में ये क्वेश्चन आया। अब इस क्वेश्चन को तो मैंने पहले कंप्लीट करा दिया, इसका आंसर बताऊंगा अभी मैं, बस आंसर कैसे देना है वो चीज बता दूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन यहां बता रहा हूं, और वो क्या है वो तो आपको बेटा प्रीवियस वीडियो देखो मेरा, SN1 और SN2 अभिक्रिया देखो, आपको पूरी चीज समझ में आ जाएगी। मैं आपको पहले ये बता देता हूं इसमें क्या होगा। जो समीकरण ए है, समीकरण ए SN2 न्यूक्लियोफिलिक, ऐसे ही दे दो जवाब ही, SN2 न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक से नहीं, SN2 न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है, SN2 समीकरण ए न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है, ये लिख दो। क्योंकि इसमें प्राथमिक हैलाइड लिया गया है और प्राथमिक हैलाइड की पहचान यही है कि उसमें न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो आप कि समीकरण बी है, समीकरण बी मैं आपको समझा दूंगा वो तो। दूसरा पॉइंट ये लिख दो आप, समीकरण बी में तृतीयक हैलाइड प्रयुक्त है, तो SN1 न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है, SN1 न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन है, इसका कारण ये है बेटा, कारण ये है कि यहां पर जो आपका अभी का 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है एल्किल हैलाइड है, और ये आपकी 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN1 होती है और 1 डिग्री में, तो 1 डिग्री में SN2 होती है।
और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया यार, मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, आपको खुद को आंसर आ जाएगा। पहले का वीडियो देखो मेरा SN1 SN2 का, आपको ये पूरा आंसर अपने आप ही आ जाएगा। क्रियाविधि में दूसरा क्वेश्चन है, क्रियाविधि में 2 अंतर लिखो, तो मैं यहाँ पर क्रियाविधि में 2 अंतर लिखता हूँ। SN1 की क्रियाविधि यहाँ लिख रहा हूँ SN1 क्रियाविधि, और यहाँ पर लिख रहा हूँ SN2 क्रियाविधि लिख देता हूँ यहाँ पर। बाकी तो मैंने ये क्वेश्चन तो पहले करवा दिया। SN2 क्रियाविधि, यहाँ SN2 क्रियाविधि, SN2 क्रियाविधि में 2 अंतर लिखो। पहला अंतर तो क्या, किसमें कार्बोकेटाइन, मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकेटाइन, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। क्रियाविधि में तो अंतर ही है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है और इसमें संक्रमण अवस्था बनती है। इसमें SN2 में मध्यवर्ती क्या बनती है, मध्यवर्ती उत्पाद क्या बनता है, मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है, संक्रमण अवस्था बनती है। और बेटा दूसरा क्या लिखना है, इसमें दूसरा लिखना, ये 2 पदों में संपन्न होती है, ये 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में संपन्न होती है, ये 2 पदों में संपन्न होती है। और मेरे लाडलो, मेरे भाइयों, ये केवल 1 पद में संपन्न होती है, ये केवल 1 पद में संपन्न होती है, ये केवल 1 पद में संपन्न होती है, ये केवल 1 पद में संपन्न होती है। तो ये आंसर था बेटा इस क्वेश्चन का। अब आपको बहुत अच्छे से समझना है तो मेरा जस्ट पीछे वाला वीडियो देखो, और वीडियो देख लोगे आप तो ये चमक जाएगा बेटा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत डिटेल से SN1 और SN2 बहुत अच्छे से पढ़ाया है। आपको अगर वो वीडियो देख के आ रहे हो तो ये अपने आप ही आपको समझ में आ गया होगा कि अगर 1 डिग्री होती है तो SN2 होता है, 3 डिग्री होता है तो SN1 होता है। और बेटा इसमें आपको पता चल गया होगा, क्रियाविधि मैंने पढ़ाई है, जिसको क्रियाविधि बहुत अच्छे से समझनी है, क्रियाविधि वहां जाके आप देख सकते हो और आपको पूरी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि मैंने अच्छे से पहले पढ़ा दिया। आप वो वीडियो जरूर देखें ना, ताकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो देखने के लिए जरूरी है बेटा, वो वीडियो ना, तो वहां जाइए पहले और वहां पर आप वीडियो देखो ना। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन DDT का, वापिस बूट्स अभिक्रिया, अगला क्वेश्चन आया बेटा आपके, वापिस देखो 2018-20 में वापिस आया वुड्स अभिक्रिया। यहाँ लिख देता हूं मैं, क्वेश्चन तो आपका लिख देता हूं। वापिस 2018-20 में कौन सा क्वेश्चन आया है, 2018-20 में वापिस क्वेश्चन आया, 2018 और 2020 में वापिस क्वेश्चन आया वुड्स अभिक्रिया। यह आया बेटा वुड्स अभिक्रिया क्या है, वुड्स अभिक्रिया क्या है। अब जो चीजें मैंने पहले करवा दी उनको बार बार करवाने की जरूरत नहीं है। वापिस मेरा पुराना वीडियो देखो, इसका सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगा। अभी जस्ट बनाया ये, जस्ट PYQ का वीडियो बनाया, उसमें जाके आप वुड्स अभिक्रिया क्या है उसमें जाके आप आराम से देख सकते हो। अगला क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं मैं आपको। DDT का पूरा नाम क्या है, ये जरूर मैं आपको DDT का, अच्छा क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन आया है, ये 2020 में भी है। ये भी क्वेश्चन कब आया आपका, 2018 में आया है, 1 मार्क्स में। DDT का पूरा नाम, पर मैं DDT के बारे में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं। DDT, ये DDT क्या होता है इसके बारे में बताता हूं, ये बनता कैसे है और इसका सूत्र क्या होता है, हर एक चीज बताऊंगा आपको। क्लोरल होता है CCl3 CCl3 CHO, इस बंदे को बोला जाता है क्लोरल। क्लोरल, क्लोरल की रिएक्शन कराओ आप, क्लोरल की रिएक्शन किसके साथ कराओगे आप, क्लोरल की रिएक्शन कराओ। ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, यहां H निकाल लो, एक और क्लोरोबेंजीन बढ़ाओ, एक और क्लोरोबेंजीन बढ़ाओ, ये वापस आपने ले लिया, ये तो आपके पास यहां बॉन्ड नहीं, यहां आएगा, ये H निकालो और यहां पर Cl। ये देखो ये ऑक्सीजन के साथ में आप ये दोनों H को निकाल दो बाहर, तो आपका यहां पर क्या बन जाएगा कि सर यहां पर बन गया आपके, यहां पर बेटा यहां पर बन गया जो बना कि सर ये रिएक्शन हुई और रिएक्शन में बाहर क्या निकल गया, रिएक्शन में सर ये O और ये 2 H मिलकर क्या बाहर निकल गए H2। जहां से बॉन्ड तोड़ा है वहां से बॉन्ड जोड़ेंगे, तो ये हमारे पास क्या बचा सर, ये Cl है और Cl से Cl3 जुड़ा हुआ है, और ये सर CH बचा, और CH किस किस से जुड़ जाएगा, CH जुड़ेगा ना बेटा, एक तो किससे जुड़ेगा CH, ये देखो थोड़ा ध्यान से, ये जो CH है ये कितने बॉन्ड बनाएगा सर, 2 बॉन्ड बनाएगा। एक तो किससे जुड़ेगा सर, ये ऊपर वाली क्लोरल बेंजीन से, ये क्लोरोबेंजीन से जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ नहीं है डबल बॉन्ड, ये Cl,
ये इससे जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी। आगे क्या बचा सर? ये आगे देखो इधर बेटा ध्यान से, वापिस ये भी तो जुड़ेगी क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है, तो यहाँ से ये वापस क्लोरोबेंजीन बढ़ाओ, वापस इधर एक और ये वापस क्लोरोबेंजीन बनाया आपने, ये दिख नहीं रही होगी आपको, यहाँ थोड़ा ऊपर बना देता हूँ मैं, ये वापस छोटी बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए। ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ नहीं तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये Cl, ये भी इससे जुड़ेगी इस कार्बन से। तो यही होती है DDT। यही चीज क्या होती है? DDT। DDT का पूरा नाम भी आपके सामने आने वाला है। अब पूरा नाम यहां से निकल के आने वाला है। क्या हो रहा है इधर देखो, ये पेरा पोजीशन है, ये पेराडेस मान लो, तो पेरा पेराडाइस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो और कितने कार्बन है? 2। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ? पेरा। इस वाली पोजीशन को पेरा माना, तो ये पेरा पेराडेस, पेरा पे क्या है? डाइक्लोरो, पेरा पेराडेस डाइक्लोरो, 2 फेनिल हो गए क्योंकि मेन चेन तो ये है। पेरा पेराडेस, यहां अच्छे से लिखो यार भाई, इसका नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरा पेराडेस डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, 3 क्लोरो है ना, ट्राइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एथेन। तो ये DDT का पूरा नाम है, यहां भी लिख देता हूं मैं DDT का पूरा नाम। डाइक्लोरो, ये देखो सॉरी, पेरा पेराडेस, एक पोजीशन को पेरा मान लो, दूसरी को पेराडेस, पेरा पेराडेस डाइक्लोरो डाइक्लोरो, 2 फेनिल हो गए मेन चेन, ये है CH वाली, तो 2 फेनिल हो गए, डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरो उस पे है, ये देखो 3 क्लोरो ट्राइक्लोरो, और चेन में कितने कार्बन है सर? 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो ट्राइक्लोरो एथेन। ये होता है आपकी बेटा ट्राइक्लोरो एथेन, ये होती है आपकी DDT। ये वो आपकी क्या होती है? DDT। ये ट्राइक्लोरो एथेन और ये है आपकी DDT। सबको आना चाहिए DDT। प्रथम कीटनाशी है ये, प्रथम कीटनाशी कौन सा है? DDT है, जिसका पूरा नाम होता है पेरा पेराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। बनती कैसे? क्लोरो और क्लोरोबेंजीन से बनती है, ये बॉन्ड जुड़ जाते हैं। अच्छे से मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, मजा आ गया होगा। 2018-2020 में क्वेश्चन आया, उम्मीद है DDT का क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो आप कर दोगे, ठीक है? मजा आ रहा होगा, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है बेटा। ये मान लो आप अगर इनको अच्छे से उतार रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। ये कंटेंट आपको हम दे रहे हैं, आपकी तैयारी के लिए दे रहे हैं। तो देखते हैं, ये DDT का पूरा नाम हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN1 अभिक्रिया की प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, यहां से ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और ये बोल रहा है कि SN1 निम्नलिखित, ये क्वेश्चन उतार लो पहले आप, मेरे पास क्या DPP फॉर्म में है बेटा, मतलब PDF फॉर्म में है, तो लिखना पड़ रहा है क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं नजर आ रही होगी। निम्नलिखित एल्किल हैलाइड को RX को SN1 पूछ रहा है या SN2 पूछ रहा है? निम्नलिखित में पूछ रहा है। SN1 अभिक्रिया के प्रति, SN1 अभिक्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखिए। बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कौन कौन से दे रखे हैं? ये दे रखा है CH3X, देखो हेलोजन तो सब में सेम है। ये दे रखा है अगला CH3 CH2X, और ये आपका CH3 CHX, और ये CH3, और लास्ट दे रखा है CH3 CH3 और X, ये दे रखा है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया, जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में यही बताया कि अगर आपके हेलोजन समान हो तो जो SN1 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम होता है, SN1 अभिक्रिया के प्रति RX का क्रियाशीलता का क्रम होता है, क्रियाशीलता का जो घटता क्रम होता है, घटता क्रम,
उसमें क्या होता है सर, सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हो 3 डिग्री RX, क्योंकि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है। फिर आपका 2 डिग्री RX 3 डिग्री से लेस स्टेबल होता है, वो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। फिर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन तो 1 डिग्री RX, और सबसे जो सुपर 1 डिग्री होता है CH3X। यह आपको आना चाहिए। और ये मेरा अगर पिछले वाला वीडियो देख के आए हो आप, तो 100% आपको एक चीज समझ में आ गई, 100% आपको बात समझ में आ गई होगी ये। तो यहाँ का आंसर बताता हूँ मैं आपको। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन रहेगा आपका? CH3, CH3। बढ़ते क्रम में पूछ रहा है बेटा वो, तो बढ़ता क्रम का मतलब होता है जो सबसे कम है वो सबसे पहले आना चाहिए। तो सबसे कम वाला कौन आएगा? CH3X। ये बढ़ जाएगा आप कौन सर? CH3 CH2X। फिर कौन बेटा? CH3, ये CH, ये X, और ये आपका CH3। ये दे रखा है ना, बिल्कुल। और आगे सबसे ज्यादा जो क्रियाशील रहेगा सबसे ज्यादा वो आपका रहेगा CH3 C, CH3 CH3X। ये होता है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके पूछा गया। ये क्वेश्चन कब पूछा गया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए बात कर रहा हूँ बेटा। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2018 में। ये 2018 में क्वेश्चन आया आपके पास, 2018 में ये क्वेश्चन आया। बताओ अब आपको SN1 में कोई दिक्कत है क्या? पर हेलोजन समान होना चाहिए बेटा, हेलोजन समान हो, हेलोजन समान होना चाहिए इसमें। ऐसा एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे बोर्ड में, ऐसा ही आता है, हेलोजन समान हो, ये कॉन्सेप्ट लगाओ और SN1 अभिक्रिया का बता देगा। SN2 भी आपको आ जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया। कंप्लीट है बेटा, ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया? कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए एवं उत्पाद बनाइए। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2018 में आया है ये क्वेश्चन भी। ये देखो 2018 में क्या क्वेश्चन आया आपके पास में, यहां देखते रहिए, आपको तो देखना है बस। आपको तो क्वेश्चन आया निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा कीजिए। ये निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूरा करने के लिए बोल रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना बेटा। कौन कौन सी दे रखी है? एल्कोहलिक KOH वाली दे रखी है और एक इसकी दे रखी है बस। इधर देखो, ये पहली ऐसे दे दिया आपको, नंबर वन आपको क्या दे दी? अच्छा बिल्कुल, नंबर 1 जो रिएक्शन है वो आपको ऐसे दे दी कि आपको ये लेना है CH3 CH2 और ये Cl, इसके साथ क्रिया कराओ KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH होना चाहिए। रिएक्शन कराओगे आप, अगर रिएक्शन कराओगे मेरे लाडलो, तो यहां पर क्या बनेगा ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बात। क्योंकि बेटा जब एल्कोहलिक KOH हो और RX हो तो बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो ये अल्फा कार्बन से एक ही, इसमें बीटा कार्बन एक ही है, तो एक ही एल्किन बनेगी, एल्किन प्राप्त हो जाएगी आपके पास में। तो ये K और ये Cl मिलकर KCl बाहर निकल जाएगा, और बीटा से H निकाल दो, और H और OH मिलकर H2 बाहर बन जाएंगे। और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड। यहां से क्या निकाला आपने? CH2, यहां से हेलोजन निकाला तो ये CH2, और ये आपकी बन गई एथीन। ये क्या बन गई? एथीन बन जाएगी। एल्फा से हेलोजन निकालो और बीटा से H निकालो, जहां से हेलोजन और H निकलता है उनके बीच में डबल बॉन्ड जोड़ दो तो ये एथीन बन गई। तो ये था बेटा एथीन बनाने का एक तरीका। दूसरा अगर आपका क्या होगा, दूसरा थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे मैंने करा दिया, यहां पर बेटा ये आया RCH डबल बॉन्ड CH2, और आपको बोल रहा है कि HBr के साथ रिएक्शन कराओ, और HBr के साथ रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराओ? HBr के साथ रिएक्शन कराओ किसकी प्रेजेंस में? यहाँ पर वो बोल रहा है प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। ये बोल रहा है प्रोक्साइड लिख रहा है। और जब प्रोक्साइड लिखते तो आपको प्रीवियस वीडियो देखोगे तो आपको ही पूरा समझ में आ जाएगा। AMKR लगा दो, AMKR का मतलब एंटी मार्कोनिकोव का रूल। और एंटी मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है कि जिस डबल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां पर हाइड्रोजन ही जोड़ो, और जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है उस पर हेलोजन जोड़ो। तो आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा सर? CH3 योगात्मक अभिक्रिया है ये। तो यहां पर बन जाएगा आपका R, ये CH है, इसमें हाइड्रोजन ही जोड़ो, ये प्लस और माइनस हाइड्रोजन जोड़ो तो CH2, और ये आपकी बन जाएगी सिंगल बॉन्ड, ये CH2, और ये आपका Br, ये आपका ब्रोमो एल्केन बन जाएगा एक तरीके से, ब्रोमो एल्केन। AMKR ये लगता है, और प्रोक्साइड नहीं होता तो MKR लगा देते। ये क्वेश्चन आया आपके बेटा, ये क्वेश्चन कब आया आपको मैं बता देता हूं। ये क्वेश्चन आया आपके बेटा 2018, ये 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं।
ये 2018 में आया। वापिस एक क्वेश्चन 2017 का यहां पर दिखाई दे रहा है मुझे। 2017 में वापस कौन सा क्वेश्चन आया? वापस वह फिंकेल स्टाइल अभिक्रिया। जिसको फिंकेल स्टाइल अभिक्रिया अभी भी समझ में नहीं आ रही है वो मेरा इसी वीडियो को देख लो, वापस रिपीट हो रहा है। देखो आप ध्यान से देख रहे होंगे तो बहुत रिपीट हो रहे हैं। फिंकेल स्टाइल अभिक्रिया वापस 2017 में पूछी गई और वापस पूछा गया, तो आप देख लो जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वापस देखो, एरिल एलाइड नाभिक श्रेणी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते क्यों? ये वापस क्वेश्चन आ रहा है बेटा। ये क्वेश्चन जिसको देखना है इसी वीडियो में मैंने करवाया कि वापस 2017 की क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रही है, ये आपको आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN2 अभिक्रिया के प्रति बढ़ते हुए क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आपको क्वेश्चन बोल रहा है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये जो आपके क्वेश्चन आया 2019 में आया। निम्नलिखित क्वेश्चन आप ध्यान से देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये सारे। निम्नलिखित एल्किल हैलाइडों को SN2 क्रिया के प्रति क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। क्रियाशीलता के बढ़ते हुए क्रम में लिखो। बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखिए। और आपको ऐसे दे रखा है सर CH3, ये देखो CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। अगला दे रखा है CH3 का होल ट्वाइस CHCl। और एक लास्ट दे रखा है आपको CH3 का होल थ्राइस C। और आपको दे रखा है Cl। और इसको SN2 के बढ़ते हुए क्रम में पूछ रहा है, तो आपको मैं SN2 अभिक्रिया का बता देता हूं। SN2 अभिक्रिया का जो क्रियाशीलता का क्रम होता है वो त्रिविम बाधा के ऊपर निर्भर करता है। मेरा प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें आपको सारी समझ में जाएगा। SN2 अभिक्रिया का क्रियाशीलता का जो बढ़ता क्रम रहेगा वो क्या रहने वाला है, मैं आपको बता दूं। बढ़ता क्रम लिखोगे आप तो सबसे कम लिखना 3 डिग्री RX, फिर बेटा आप 2 डिग्री RX, फिर आप 1 डिग्री RX, एल्किल हैलाइड मतलब RX का मतलब, और सबसे ज्यादा रहता है आपका CH3X। ये ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया और पहले की वीडियो में भी बताया। आपको बताया। तो आपको क्या करना है, यहां इसका आंसर तो आपको आराम से आ रहा है। क्योंकि बेटा अगर मैं बात करूं डिग्री की इनकी, तो ये आपका 1 डिग्री है, या आपका 2 डिग्री है, या आपका 3 डिग्री है। या आपको समझ में आ गया होगा पूरा। तो सबसे बढ़ता हुआ क्रम में सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला आएगा। इनको मैं खोल के लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि डिग्री भी समझ में आ जाए। ये CH3 और ये CH3, 3 CH3 C से जुड़े हुए हैं, और ये Cl। बताओ जिससे CH3 जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ कितने कार्बन से गिरा हुआ है? 3 से, इसलिए ये 3 डिग्री है। इसके बाद में फिर 2 डिग्री वाला, ये CH3, ये CH, और ये CH3 और ये Cl। देखो बेटा जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा है उससे कितने कार्बन से गिरा हुआ है? 2 से, ये 2 डिग्री है। और यहां पर बेटा आपका 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। CH3, ये CH2, ये Cl, ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। ये बढ़ता क्रम होगा ये तीनों का। मजा आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। SN2 और SN1 को मैंने जो पिछले वाला वीडियो है उसमें जाके देखो, आप मजा आ जाएगा। आपको सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड के कवर हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। वापिस वही क्वेश्चन आ गया, वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। ये 2000 वापिस वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा। वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया का ये वापिस देखो रिपीट हुआ क्वेश्चन 2019 में रिपीट हुआ। 2019 में वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण। वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण मेरा पिछले वाला वीडियो देखो, आपको आ जाएगा। ये वुड-स्प्लिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण जस्ट पिछले वाली वीडियो में मैंने डाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन जरूर अच्छा है,
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, आपको आना चाहिए क्वेश्चन। ये भी वैसे आपको करा दिया मैंने, ये भी मैंने आपको करा दिए, थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया और कहाँ करवाया वो भी मैं आपको बता रहा हूं अभी। अगला पूछ रहा है एल्किल हैलाइड की, एल्किल क्लोराइड की क्रिया, एल्किल क्लोराइड की क्रिया, एल्किल क्लोराइड की क्रिया KOH के साथ, KOH से जलीय, और KOH कौन सा, जलीय, जलीय KOH से, जलीय KOH से अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर, अभिक्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, एल्कोहल बनता है, जबकि जबकि एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक, जबकि एल्कोहलिक KOH के साथ, जबकि एल्कोहलिक KOH के साथ की उपस्थिति में, उपस्थिति में, उपस्थिति में मुख्य उत्पाद के रूप में, एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है, रूप में प्राप्त होती है, होती है, होती है, समझाइए। ये क्वेश्चन है बेटा, अब इसका जवाब तो आपको आना ही चाहिए ना, आ जाएगा। पहले मैं आपको दोनों की रिएक्शन बताता हूं। ये मैंने लिया CH3, ये नंबर 1 बता रहा हूं, CH3 CH2 Br, ये ब्रोमोएथेन लिया और यहां पर KOH ले लिया एक्वस। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, थोड़ा बस आने वाला बेटा, इस चैप्टर का लास्ट होने वाला है। तो यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां पर बेटा ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो यहां पर OH अंदर जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, ये KBr, ये आपका KBr बाहर निकल जाएगा, ये KBr बाहर निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, K और Br बाहर निकल जाएगा, और ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 OH, ये एथेनॉल, ये एथेनॉल बन जाएगा। और इसी को अगर आप जलीय KOH की उपस्थिति में करा दोगे, इसी को अगर आप जलीय KOH की उपस्थिति में करा दोगे, CH3 CH2 और ये Br, वापिस वही है RHC, लेकिन यहां पर KOH बन गया, लेकिन वो एल्कोहलिक है, ये जलीय था। अब यहां पर एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करा दोगे तो वापिस क्या बन जाएगा आपका, थोड़ा ध्यान से देखना। अब की बार विहाइड्रोएलोजनीकरण होगा, एल्फा से Br निकलेगा और बीटा से H निकलेगा। तो Br निकला K के साथ, तो KBr बाहर निकल गया, और H निकला बीटा से OH के साथ, तो H2O बाहर निकल गया, H2O बाहर निकल गया, तो आपके डबल बॉन्ड बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथीन बन गई। लेकिन वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, तो आप उसका रीजन यहां लिख सकते हो कि एथेनॉल की क्रिया, RX की क्रिया, RX की क्रिया जलीय KOH के साथ, जलीय KOH के साथ कराने पर नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, 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 नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अतः मुख्य उत्पाद के रूप में, अतः मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कोहल प्राप्त होता है, अतः मुख्य उत्पाद के रूप में, मुख्य उत्पाद एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। जबकि आप नेक्स्ट पेज पे ले लो बेटा, जबकि क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक बार लिख देता हूं ताकि पूरी चीज समझा दूंगा। जबकि एल्किल हैलाइड की क्रिया, एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ कराने पर बीटा हाइड्रोजन बीटा विलोपन अभिक्रिया या विहाइड्रोहेलोजनीकरण लिख लो आप, तो विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण
विहाइड्रोएलोजनीकरण, जिसको बीटा विलोपन अभिक्रिया भी कहते हैं। विहाइड्रोएलोजनीकरण में अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है। तो विहाइड्रोएलोजनीकरण अभिक्रिया होती है जिससे मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किन प्राप्त होती है। मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किन प्राप्त होती है। यह है बोर्ड का परफेक्ट आंसर। एकदम कोई गलत नहीं बता सकता बेटा, एकदम एक्यूरेट नंबर मिलने वाला आंसर है। तो वो खुद ही कह रहा है कि अगर आप क्रिया कराओगे आरएक्स की क्रिया जलीय KOH के साथ, तो नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया से एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, KBr बाहर निकल जाता है। विहाइड्रोएलोजनीकरण में अल्फा से हेलोजन निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है, मुख्य उत्पाद के रूप में आपके एल्किन प्राप्त होती है, क्योंकि वहां पर विहाइड्रोएलोजनीकरण होता है। ये क्वेश्चन आया बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। अगला क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित हेलोजन बढ़ती हुई अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित हेलोजन व्युत्पन्नों को नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यार बेटा ये तो और शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया आपके, तो मैं आपको बताता हूं ये क्वेश्चन निम्नलिखित। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। निम्नलिखित हेलोजन व्युत्पन्नों को निम्नलिखित हेलोजन व्युत्पन्नों को नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखो। और आपको दे रखा है, वो क्या क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूं। एक आरसीएल दे रखा है, एक क्लोरोबेंजीन दे रखा है, और एक बेंजिल क्लोराइड दे रखा है। एक ये दे दिया आरसीएल, एक दे दिया क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन दे दिया, और एक आपको दे दिया बेंजिल क्लोराइड। अब तुम खुद जानते हो बेटा, ये बेंजिल क्लोराइड होता है बेटा, ये एरोमेटिक है। यहां तो बेटा मोस्ट स्टेबल बन जाएगा, लेकिन आपको मैं बता दूं, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो कार्बोकेटाइन बनेगा, एलिफेटिक है ये, तो यहां पर जो ये कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। तो ये वाला जो है, इसका जो बढ़ता हुआ क्रम होगा वो आर सबसे बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम तो ये वाला, क्योंकि यहां तो डबल बॉन्ड आ जाता है, ये बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। तो सबसे कम तो कौन रहेगा, सबसे कम तो आपका ये क्लोरोबेंजीन रहेगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, आपका आरसीएल आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जो रहेगा ना, वो बेंजल क्लोराइड रहेगा बेटा, ये बेंजल क्लोराइड रहेगा CH2Cl, क्योंकि जो बेंजिलिक कार्बोकेटाइन होता है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा, इससे भी ज्यादा स्टेबल ये हो जाएगा। तो ये नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ता हुआ क्रम है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति बढ़ता हुआ क्रम है। अगर आप ऐसा जाए, इसे कहते हैं बेंजिल क्लोराइड। ये बेंजल क्लोराइड ये सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है। बेंजल क्लोराइड एलिलिक वाले से भी ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है, ये सबसे तीव्र देगा। फिर ये आपके एल्किल क्लोराइड, और ये आपके बेटा क्लोरोबेंजीन, ये आपको सबको आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वापिस वो आया नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो अब रिपीट हो रहे हैं यार क्वेश्चन, अब इनको कराने से कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन सुन लो आप ध्यान से। बेंजिल क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन संकरित अवस्था बताइए, ये मैंने पहले करवा दिया। द्विअणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि, जो मेरा पिछले वाला वीडियो उसमें देख लो। अगला क्वेश्चन आया कि एलिल क्लोराइड में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन की संकरित अवस्था। आप क्या सोच रहे होंगे, मैं करा देता हूं इन दोनों क्वेश्चनों को। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये मिनटों का काम है, आप तो बस यहाँ देख लो। यहाँ से मैं आपको करा देता हूँ। ये देखो,
वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, इन दोनों क्वेश्चनों को तो करा देता हूं। एक तो एलिलिक होते हैं ना, एलिलिक क्लोराइड, उसमें कार्बन का संकरण पूछ रहा है, कार्बन का संकरण, हेलोजन परमाणु से जुड़े हुए कार्बन का संकरण, हेलोजन से जुड़े एलिलिक क्लोराइड में हेलोजन से जुड़े, हेलोजन परमाणु से जुड़े, पढ़ा तो दिया यार भाई, आपको आ जाएगा, हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण। तो आप बता दो कि सर एलिलिक क्या होते हैं? सर ऐसे होते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 और ये Cl, कि सर जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp3 संकरित होता है, लेकिन उसके जस्ट बगल वाला sp2, sp3 क्यों है ये? क्योंकि बेटा देख लो ना आप, जिससे हेलोजन जुड़ा है वो sp3 होगा, क्योंकि सारे बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा है, लेकिन जस्ट बगल में हमेशा sp2 रहेगा एलिलिक में। बेंजिलिक अभी बताया आपको, बेंजिलिक में भी बता देता हूं आपको, बेंजिलिक क्लोराइड में, बेंजिलिक क्लोराइड में हेलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण, हेलोजन से जुड़े कार्बन का संकरण आपको आराम से आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेंजिलिक अभी बताया आपके सामने, ये बना के, ये देखो ये बेंजिलिक होता है, ये CH2 और ये Cl। अब यार इसका संकरण पूछोगे तो आप sp3 तो बताओगे, नहीं बताओगे क्या? क्योंकि इसके सारे बॉन्ड सिग्मा है, 2 और 2 4, चारों सिग्मा है, कार्बन के साथ चार होते, चारों सिग्मा में है, तो ये sp3 संकरण होता है। और ये क्वेश्चन कब आया आपके? ये क्वेश्चन आया बेटा वापस आपसे पूछा गया, ये लास्ट क्वेश्चन था शायद बेटा, ये क्वेश्चन आ रहे हैं 2020 में, ये देखो 2020 में वापस रिपीट हुआ, ये दोनों क्वेश्चन 2020 में वापस रिपीट हुए। तो देख लो आप, इस चैप्टर में रिपीट हो रहे हैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन वापस देखना, इसमें ही 2020 में आया हुआ है, एक अणुक नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्रियाविधि। अरे भाई SN1 अभिक्रिया क्रियाविधि किसको नहीं आएगी ये बता दो आप, अभिक्रिया की क्रियाविधि किसको नहीं आएगी? जिसको नहीं आ रही वो मेरा पहले वाला वीडियो देखो, आपको आ जाएगी। 2020 का ये क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ, ये लास्ट पेज है आज का, इस चैप्टर का लास्ट पेज है ये, सारे क्वेश्चन हो गए। देख लेता हूँ बेटा एक बार में, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कराए मैंने, ये 18 19 20 करा दिया आपको मैंने, इसके बाद में अगर आपके 15 16 17 भी करा दिए, 15 16 17 करा दिए, और अब 18 19 20, और ये लास्ट पेज है आई थिंक, ये वापस वही पेज आ गए, करा दिए मैंने। ये लास्ट पेज देख लो आप, लास्ट पेज आपको करवा देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो इसके भी करा रखे मैंने, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देख लेना भाई, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अब यहाँ से 2-3 क्वेश्चन मैं अच्छे से करा दूंगा आपको, ये देखो 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से जो मेरे लक्ष्य क्लासेज के बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दे, यहाँ से आपको एक चीज समझने में आएगी बेटा, यहाँ से आपको चीज जरूर समझने में आएगी, और आपको अच्छे से इन कॉन्सेप्टों को समझ लेना है, फिर इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला ये पूछ रहे हैं 21वां प्रश्न, मेरे हिसाब से इसमें 21वां है, और ये आया 2022 में। 2022 में आया कि सर्वाधिक कार्बन CX बंध की लंबाई वाला यौगिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। ऐसे पूछ लिया रे आपको कि निम्नलिखित को, ये मान लो आप, तो ऐसे मान लो कि निम्नलिखित को बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखिए, बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में लिखिए, बंध लंबाई के बढ़ते क्रम में। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन खुले हुए हो तो ऑप्शन के हिसाब से आया, लेकिन मैं यूं समझा रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बढ़ते क्रम में। और आपको दे रखा था CH3F, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CH3F, CH3Cl, और बेटा आपका CH3Br, और आपका CH3I। तो तुम्हें एक चीज बताओ, कार्बन तो यहाँ पर सेम है, नहीं है? बिल्कुल सर, कार्बन का कोई दिक्कत नहीं है। तो बंध लंबाई किसके ऊपर डिपेंड कर गई? यहाँ पर जो बंध लंबाई है, बंध लंबाई वो परमाणु आकार पे डिपेंड करेगी, वो भी हेलोजन के परमाणु आकार पर। क्योंकि बेटा एक चीज बताओ, अगर परमाणु आकार ज्यादा रहेगा, परमाणु आकार अगर बड़ा रहेगा तो डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, नहीं रहेगी? रहेगी ना। एक तो आकार कम हो तो थोड़ा आकर्षण ज्यादा होता है, एक आकार अगर ज्यादा हो तो डिस्टेंस बढ़ेगी, आकर्षण कम होगा। डिस्टेंस बढ़ रही है बेटा, मतलब बंध लंबाई बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा आकार अगर हेलोजनों में बात करें, क्योंकि CH3 तो सेम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो सब ये आकार बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा? एटॉमिक साइज यहां से इंक्रीज होती है टॉप टू डाउन आने पर, टॉप टू डाउन आने पर या टॉप टू बॉटम आने पर साइज इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो साइज है वो किसका है? I का है।
तो अगर वो कौन सा क्रम पूछ रहा है, बढ़ता क्रम, तो जो सबसे छोटा होगा वो फ्लोरो होगा, मतलब CH3F सबसे छोटा, फिर CH3Cl, फिर इसके बाद में बेटा CH3Br, और सबसे, हाँ बेटा CH3Br, और जो सबसे बड़ा होगा वो CH3I होगा। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया वो बेटा एक बार कमेंट कर दो यार, जिसको भी ये समझ में आ गया वो कमेंट कर दो यार, कमेंट कर दो यार, मजा आ जाएगा आपकी कमेंट सुन के। कमेंट ऐसे करना जो मजा आ जाए बेटा, ताकि एक नई एनर्जी के साथ अगले वीडियो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल लेके आऊं, फिर उसके बाद में बायोमोलिक्यूल्स करवाऊं आपको और ऑर्गेनिक को खत्म करूं बेटा, कंप्लीट खत्म करूं। आने वाले 2 या 3 दिन में मैं आपकी ऑर्गेनिक खत्म कर दूंगा। आप ये मत समझो ये क्वेश्चन करवाएंगे सर, ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन घुमा फिरा के आने वाले हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को फिर से आपके सामने बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। और 3 अप्रैल तक नहीं रुकने वाला बेटा, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कर दीजिए पर इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि CH3 तो सेम है, तो बंद लंबाई किसके ऊपर डिपेंड करती है, आकार के ऊपर डिपेंड करती है। आकार जिसका बड़ा होता है डिस्टेंस बढ़ जाती है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां से जो दूसरा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट में से ये पूछ ले, अगर आपसे बेटा इसी कॉन्सेप्ट में से अगर आपसे पूछ ले यही क्वेश्चन, एल्किल समूह अगर समान हो, एल्किल समूह अगर समान हो, और आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बंद वियोजन या बंद एंथैल्पी का बढ़ता क्रम लिखो, यही सेम क्वेश्चन वापस यही क्वेश्चन ले दे, बंद एंथैल्पी। तो जो बंद एंथैल्पी होती है ना, उसका थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट। बंद एंथैल्पी का मतलब है बंद को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा, बंद को तोड़ने में लगने वाली ऊर्जा, बंद एंथैल्पी या बंद वियोजन ऊर्जा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमाणु आकार की, वो परमाणु आकार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों रे भाई, मैं आपको बताता हूं। जिसका बॉन्ड लंबा है, जिसका बॉन्ड ज्यादा बड़ा है, डिस्टेंस ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, ये बात बताओ वहां पर अट्रैक्शन कम होगा, और अट्रैक्शन कम होगा तो बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सकता है। मान लो एक चीज बताओ, आजकल केस आते नहीं आते, ऐसे आपके आते हैं ना, कौन से केस आते हैं कि सर कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जो वाइफ होती है वो घर पे रहती है, और जो हस्बैंड होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे जॉब करते हैं, जैसे विदेश चले जाते हैं, तो कई रिलेशन आपने सुना होगा वो यूं टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यार वहाँ पर अट्रैक्शन कम है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, साथ में नहीं रह रहे, तो आसानी से वो दूसरी जगह भग जाती हैं। ऐसे गाँव में खूब केस आते हैं, गाँव में खूब सुनते हैं, मीडिया में भी खूब सुनाई देते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आप सुन होंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, बेटा जो फैक्ट है वही बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर वही तो कॉन्सेप्ट लगाया आपके सर ने कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी कम चाहिए, और एनर्जी कम चाहिए तो ये भाग जाएगी बेटा, तो आपको तो बॉन्ड लेंथ, बंद एंथैल्पी सबसे कम किसकी होगी, बंद एंथैल्पी सबसे कम होगी CH3 आएगी, ये CH3 आएगी, फिर इसके बाद में बेटा CH3Br की, फिर बेटा CH3Cl की, और बेटा CH3F की सबसे ज्यादा हो जाएगी बंद एंथैल्पी या बंद वियोजन ऊर्जा, दोनों में से कुछ भी पूछ ले। और तरीका मैंने आपको समझा दिया। क्या समझाया सर ने? सर ने ये समझाया क्या कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो कम होती है, तो सबसे बॉन्ड एंथैल्पी कम किसकी होगी? CH3 आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं अभी इस टाइम लास्ट में। आपसे एक पूछ ले द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम पूछ ले सेम ही क्वेश्चन में। तो आपको यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल मान है ये बेटा। तो आपको क्या लिखना है, जो आपका बॉन्ड लेंथ थी ना उसमें थोड़ा चेंज करना है। तो CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण कम हो जाता है और CH3F का बढ़ जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये CH3Br और सबसे ज्यादा किसका बताओगे? CH3I का बता देना। ये आपकी द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम है बेटा। ये आपका किसका क्रम है? द्विध्रुव आघूर्ण का। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर माइक में आवाज नहीं आ रही, रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो थोड़ा सा मैं इसको सही कर लेता हूं। यहाँ पर बताता हूं मैं आपको, एक सेकंड, बस एक सेकंड लगेगी। द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम पूछ रहा है वो।
द्विध्रुव आघूर्ण में थोड़ा सा आपको यहाँ से देखना है बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण में थोड़ा सा क्या देखना है, द्विध्रुव आघूर्ण में सॉरी थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। द्विध्रुव आघूर्ण का बढ़ता क्रम अगर आपको द्विध्रुव आघूर्ण का पूछे, बढ़ता क्रम पूछ रहा है तो सबसे कम तो CH3 आएगा रहेगा, मतलब इसमें चेंज कुछ नहीं करना, सबसे कम इसका बताना है, फिर इसके बाद में CH3 Br का बताना है। ये बढ़ता क्रम बता रहा हूं पर मैं, और ये CH3 अब यहाँ पर एक का सब कम कर देना है, और बेटा सबसे ज्यादा किसका कर देना है, CH3 Cl का। ये आपको आना चाहिए, ये बहुत मोस्ट है यार, बहुत मोस्ट है, आपकी कसम बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुम्हारी कसम बेटा बहुत मोस्ट है ये, इसको मोस्ट लगाओ, ये मोस्ट है क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो कैसे होता है आपको मैं बता दूं, ये बढ़ता हुआ क्रम है, अगर घटता हुआ पूछे तो इसको यहां से लिखना स्टार्ट करना है। तो सबसे कम CH3 आएगा, फिर CH3 Br का, CH3 F का, और यहाँ पर इसमें क्या करना है, बस इसमें से इतना चेंज करना है, बंद एंथैल्पी में कि Cl को आगे भेज देना, F को पीछे ले आना, बस इतना सा चेंज कर देना। ये थे तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, ये ऊपर वाला 2022 में आया। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेसेमिक मिश्रण का ध्रुवण गुणन का मान बता दो। ये सारे के सारे क्वेश्चन अब जितने भी बच रहे हैं ना, ये मैंने सब करा दिया। रेसेमिक मिश्रण के ध्रुवण गुणन का मान हमेशा शून्य होता है, ये जरूर याद रख लो। रेसेमिक मिश्रण का ध्रुवण गुणन का मान कितना होता है, शून्य होता है। ये आपके 2022 में आया। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक समीकरण लिखो। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाने की रासायनिक समीकरण जिसको आना चाहिए वो बेटा आप पढ़ लो, फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया जाके पढ़ लो, मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको आ जाएगा। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल बनाना हो तो फिटिंग अभिक्रिया जाके पढ़ो। और लास्ट क्वेश्चन है स्वाट अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। ये 2023 में आया, ये मैंने आपको करवाया आज की वीडियो में ही, आपको 100% पूरे PYQ के करवा दिए। इस चैप्टर से आपको एक चीज समझ में तो आई होगी कि सर क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं, मतलब बेटा बोर्ड के PYQ आपको आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और मैं आपका DK सर आपके लिए हमेशा ऐसे तैयार रहूंगा, आपके लिए हमेशा इतनी मेहनत करता रहूंगा। बस आपसे ये एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखो, वीडियो को शेयर कर दो, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, आपको अच्छा ना लगे तो मत करना, ये मेरे मन को सेटिस्फिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लक्ष्य क्लासेज आपके लिए हमेशा मेहनत करता रहेगा, हर एक टीचर यहाँ पर मेहनत करेगा और आपके बेस्ट रिजल्ट के लिए बेस्ट चीज़ें निकाल के लाएगा। अभी हम और आगे बहुत मेहनत करने वाला हूँ मैं आपके लिए, बस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के बाद में आपके लिए हर एक चीज़ लेके आने वाला हूँ। पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जल्दी आपको करा देता हूँ। कल मैं नया टॉपिक लेके आऊँगा, मतलब आई थिंक जब भी ये वीडियो डल जाएगा, कल डल जाएगा तो परसों के दिन अपना नया वीडियो आ जाएगा, तो वो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्लों का आएगा। और उसके 1-2 दिन के अंदर टोटल 4 दिन के अंदर मैं ऑर्गेनिक खत्म करा दूंगा PYQ में, फिर आपके लिए इनऑर्गेनिक की PYQ लाऊंगा। आने वाले 10 दिन में मैं पूरी PYQ खत्म कर दूंगा, कंप्लीट PYQ खत्म कर दूंगा। और उसके बाद फिर मेरे एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे केमिस्ट्री की, और उसका नामकरण मैं आपसे पूछता हूँ। केमिस्ट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है उसका मैं क्या नाम रखूँ, आप कमेंट करके बताओ। जो भी आप नाम बताओगे उसमें से बेस्ट जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, केमिस्ट्री की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में स्टार्ट करूंगा बोर्ड PYQ के बाद, तो उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सीरीज में जिसके सबसे ज़्यादा, जिस नाम के सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस नाम से मैं उस सीरीज को स्टार्ट करूंगा। और आप वीडियो देखते रहिए। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सा, शुक्रिया, थैंक यू।